आखिर ये ऑब्जेक्ट हवा में कैसे तैर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहली बार इस पूरी ही दुनिया के सबसे पहले रोलर कोस्टर की बेहद ही रेयर वीडियो फुटेज भी दिखाने वाला हूं। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 14, रोलर कोस्टर की राइड जितनी ज्यादा घुमावदार होती है, हकीकत में इसकी हिस्ट्री भी उतनी ही ज्यादा घुमावदार है, क्योंकि दोस्तों रोलर कोस्टर की ओरिजिन को लेकर इंटरनेट पर काफी बड़ी तादाद में भ्रम फैला हुआ है। जहां पर बहुत से लोग इसका ओरिजिन रशिया में मानते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको यूएसए में इन्वेंट हुआ मानते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले तो आपके इसी भ्रम को खत्म करते हैं। असल में दोस्तों रोलर कोस्टर को ना ही रशिया में इन्वेंट किया गया और ना ही यूएसए में। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन दुनिया के सबसे पहले रोलर कोस्टर को 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन के एक पार्क में बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन इस रोलर कोस्टर को कभी भी दुनिया का सबसे पहला आधिकारिक रोलर कोस्टर नहीं माना गया। ऐसा क्यों है यह भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले देखते हैं दुनिया के सबसे पहले रोलर कोस्टर की बेहद ही रेयर वीडियो फुटेज को। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो रोलर कोस्टर दिख रहा है, उसको 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन के एक पार्क में बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन दोस्तों इस रोलर कोस्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हुई कि साल 2015 से पहले लोगों के सामने यह वीडियो क्लिप आई ही नहीं थी, जिसके चलते हुए इस रोलर कोस्टर को कभी भी दुनिया का सबसे पहला रोलर कोस्टर माना ही नहीं गया। साल 2015 के बाद बहुत ही मुश्किल के साथ इस वीडियो क्लिप को रिस्टोर किया गया, जहां पर यह पाया गया कि यह वीडियो क्लिप 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन में शूट की गई थी और उसी की तर्ज पर यह कयास लगाया जा रहा है कि यही वो रोलर कोस्टर था जो इस पूरी दुनिया में सबसे पहली बार बनकर तैयार हुआ था। तो ये रोलर कोस्टर और ये वीडियो क्लिप अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों पिछले दिनों एक व्यूअर के द्वारा इंस्टाग्राम पर मेरे को एक वीडियो क्लिप को भेजा गया, जहां पर जैसे ही एक लिक्विड के अंदर एक रॉड को डालकर रोटेट किया जाता है, तो वो लिक्विड कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग वे में ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जिसने भी इस वीडियो क्लिप को भेजा है, उसके साथ साथ आपको भी इस क्लिप के पीछे की साइंस जानने की क्यूरियोसिटी जरूर हुई होगी। तो चलिए क्रैक करते हैं इसके पीछे की साइंस को। असल में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज की पिछली वीडियोस में बताया था कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लिक्विड मौजूद होते हैं जो कि न्यूटन के लॉ का पालन नहीं करते हैं, और उन सभी लिक्विड्स को नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जब किसी भी साधारण लिक्विड में किसी भी रॉड को डालकर रोटेट किया जाता है, तो वो लिक्विड रॉड से दूर चारों ही तरफ फैलना शुरू हो जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जैसे ही किसी भी फ्लूइड के अंदर रोटेशन को स्टार्ट किया जाता है, तो इस फ्लूइड में मौजूद एटम्स के बॉन्ड टूटने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उसके मॉलिक्यूल्स चारों ही दिशाओं में फ्रीली ट्रेवल करने लगते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड बात अगर इस फ्लूइड की जाए, तो ये एक स्लाइम है, जो कि एक तरीके का नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। अब दोस्तों जैसे ही किसी भी रॉड को इस फ्लूइड के बीच में डालकर रोटेट किया जाता है, तो इस फ्लूइड के एटम्स के बॉन्ड टूटने की जगह पर एक दूसरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और नए बॉन्ड बनाकर जुड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लूइड रॉड से दूर जाने की जगह पर उससे कुछ इस तरीके से चिपक जाता है। अब दोस्तों क्योंकि ये फ्लूइड काफी ज्यादा विस्कस होता है, तो जैसे ही ये किसी भी रॉड या फिर स्ट्रॉ के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करता है, तो एक टेंशन जनरेट होता है, और इसी टेंशन के दम पर इस फ्लूइड के सभी मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से आपस में जुड़कर ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 12, दूसरे सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी क्रोकोडाइल को किसी भी रिवर में काफी गहराई तक जाना होता है, तो उस सिचुएशन में वो अपने वेट को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे पत्थरों को निगलना शुरू कर देता है। बट ऑन द अदर हैंड क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी फिश भी मौजूद है जिसको नेचर के द्वारा ही दो बड़े बड़े फ्लूइड बैग्स देकर भेजा गया है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फिश दिख रही है, उसको बबल आई गोल्ड फिश के नाम से जाना जाता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस फिश की दोनों ही आंखों के पास कुछ इस तरीके के फ्लूइड बबल्स ग्रो करते हैं। असल में दोस्तों इन बबल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक फ्लूइड्स और प्लाज्मा भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से ये फिश काफी गहराई तक बेहद ही आसानी से तैरकर जा सकती है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर इस फिश की बॉडी को कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, तो उसे भी ये अमेजिंग बैग्स इस फिश को प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बैग किसी भी जादू के पिटारे से कम नहीं है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस अमेजिंग फिश को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों एक परफेक्ट मॉडल बनने के लिए क्या जरूरी है? आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि अट्रैक्टिव बॉडी और जीरो साइज फिगर, जो काफी हद तक सही भी है। और उसी की तर्ज पर ही दोस्तों अगर आप इजराइल की तरफ देखेंगे, तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2009 से लेकर साल 2012 तक इजराइल ने इस पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा जीरो साइज फिगर मॉडल्स दिए। लेकिन साल 2013 में ये आंकड़ा लगभग ना के बराबर रह गया। तो आखिर साल 2012 में ऐसा क्या हुआ? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इजराइल इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा कंट्री है जिसने साल 2012 में अंडरवेट मॉडल्स को ही बैन
कर दिया था। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि साल 2009 से लेकर साल 2012 तक इजराइल में यूथ बहुत बड़े स्केल पर जीरो साइज फिगर को अचीव करने के लिए बहुत बड़े लेवल पर डाइटिंग कर रहा था, जिसके चलते हुए इजराइल की गवर्नमेंट को यह डर सताने लगा कि अगर उनका यूथ इतने बड़े स्केल पर डाइटिंग करेगा तो उनकी फ्यूचर जनरेशन कभी भी हेल्दी पैदा हो ही नहीं पाएंगे। और यही सबसे बड़ा कारण था जिसके चलते हुए साल 2012 में इजराइल ने मॉडल बनने के लिए भी मिनिमम बॉडी वेट का एक क्राइटेरिया रखा। आपको क्या लगता है, क्या मॉडलिंग जरूरी है या फिर हमारी हेल्थ? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने कभी ना कभी ये पढ़ा तो जरूर होगा कि म्यूजिक सुनने से हमारी ब्रेन इंजरी और यहां तक कि ट्यूमर भी हील हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की साइंस आपको मुश्किल से ही कहीं पर मिली होगी। तो जो कहीं भी नहीं मिलता है वही तो मिलता है इस चैनल पर। तो चलिए आज इसके पीछे की रियल साइंस भी जान ही लेते हैं। असल में दोस्तों हमारा ब्रेन इतना ज्यादा केपेबल होता है कि वो हमारी ऑलमोस्ट 90% डिसेबिलिटीज को खुद से ही ठीक कर सकता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए ब्रेन को एक ट्रिगर की जरूरत होती है और वो ट्रिगर देता है म्यूजिक। असल में दोस्तों जैसे ही हम किसी भी सॉन्ग को सुनते हैं तो उस सॉन्ग में गाना गाने वाले सिंगर की आवाज को हमारे ब्रेन का एक अलग पार्ट डिकोड करता है एंड इन द सेम टाइम सिंगर के पीछे चल रहे बैकग्राउंड म्यूजिक को हमारे ब्रेन के दूसरे पार्ट्स के द्वारा डिकोड किया जाता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाजों को भी हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के द्वारा ही डिकोड किया जाता है एंड इन द लास्ट वो सभी पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके उस सॉन्ग या फिर म्यूजिक को समझते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप किसी भी सॉन्ग को सुनते हैं तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स एक्टिव होते हैं। ना सिर्फ वो एक्टिव होते हैं बल्कि वो उसी समय पर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके बहुत बड़े अमाउंट में डेटा को भी ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों अब उस कंडीशन में होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही हम हमारे फेवरेट म्यूजिक को सुनते हैं तो हमारा ब्रेन डेटा ट्रांसफर की स्पीड और म्यूजिक के एक्सपीरियंस को बूस्ट करने के लिए अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डोपामिन और सोमाटोट्रोपिक, जिसे कि ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। असल में दोस्तों ये हार्मोन हमारे ब्लड में रिलीज होता है और जैसे ही हमारा ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुंचता है तो ये सभी हार्मोन्स और ब्रेन में पैदा हुए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स छोटे मोटे ब्रेन ट्यूमर को भी हील कर देते हैं। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की रियल साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको एक ऐसा इंसेक्ट दिखाया था जो खुद को अपने शत्रुओं से बचाने के लिए अपने फेस से एक चिपचिपा लिक्विड थ्रो करता है, लेकिन आज बात फेस की नहीं बल्कि बर्ड की करते हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो एनिमल दिख रहा है उसको स्कंक के नाम से जाना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस में अपने शत्रुओं से बचने के लिए ये अपने बट पर मौजूद ग्लैंड्स से एक केमिकल स्प्रे करता है, जिसकी वजह से इसका एनिमी कुछ देर के लिए ब्लाइंड हो जाता है। बात अगर दोस्तों इसकी केमिकल की प्रॉपर्टी की जाए तो ये ऑलमोस्ट ठीक वैसा ही होता है जैसे कि एक टीयर गैस होती है। तो ये तो बात पूरी तरीके से साफ है कि अगर ये एनिमल अपने बट से किसी भी इंसान के ऊपर उस केमिकल को थ्रो करता है तो उस इंसान की आंखों नाक में भी ठीक उसी प्रकार की इरिटेशन होगी जैसे कि एक टीयर गैस के मामले में होती। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस एनिमल के डिफेंस मैकेनिज्म को दुनिया के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब एनिमल डिफेंस मैकेनिज्म में से भी एक मैकेनिज्म माना जाता है। तो अगर किसी दिन इस एनिमल ने रोड साइड स्पाइसी चाट खा ली तो ये भाई तो कहरी बरसा देगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने पौराणिक कथाओं में ये तो जरूर सुना होगा कि जब भी कोई योद्धा युद्ध में घायल हो जाता था तो उसको कुछ इस प्रकार की जड़ी बूटियां लगाई जाती थी कि वो अगले दिन ही प्रॉपर तरीके से ठीक होकर युद्ध में दोबारा से लड़ने के लिए खड़ा हो जाया करता था। लेकिन क्या आपको बताया कि ये चीज इतिहास या फिर पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा। लेकिन यूएसए आर्मी साल 2018 से कुछ इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है। असल में दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का नाम एक्स स्टैंड वाउंड पैकिंग है, जहां पर यूएसए के साइंटिस्ट के द्वारा नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके की पिल्स को बनाया गया है कि जैसे ही इनको इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमारे वाउंड की कैविटी पर इंजेक्ट किया जाता है, ये हमारे ब्लड से कांटेक्ट करके एक स्पंज के रूप में कुछ इस तरीके से फैल जाती है, जिसकी वजह से घाव से निकलने वाला ब्लड तुरंत ही रुक जाता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी के दम पर किसी भी इंसान को 4 से 5 दिनों तक बिना ऑपरेट करे जिंदा भी रखा जा सकता है। और बात अगर इमरजेंसी सिचुएशंस की जाए तो वहां पर सिर्फ 1 या 2 घंटा ही गेम चेंजर साबित होता है। तो यहां तो 4 से 5 दिन की बातें की जा रही हैं। सो फाइनली अब आप यूएस आर्मी का एक और सीक्रेट जानते हैं। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में हमें इचिंग होती है और बहुत से केसेस में एक हल्की सी स्वेलिंग भी हमें वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक छोटे से मॉस्किटो के बाइट करने पर हमें इचिंग और स्वेलिंग जैसी परेशानियां क्यों होती हैं? एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर चिकारा जिन्होंने इस चीज को मुझसे
पूछा। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी फीमेल मॉस्किटो हमारी बॉडी से ब्लड को सक करने के लिए अपने थिन प्रोबॉसिस को हमारी स्किन में इंजेक्ट करती हैं। बट ऑन दी अदर हैंड दोस्तों हमारी बॉडी की भी एक यूनिक टेंडेंसी होती है, जिसके चलते हुए अगर हमें जरा से भी कहीं पर भी चोट लगती है तो हमारी बॉडी तुरंत ही उस एरिया में खून के थक्के को जमा देती है। अब दोस्तों उस कंडीशन में अगर कोई भी मॉस्किटो हमें बाइट करेगा और हमारा खून का थक्का जम जाएगा तो वो फीमेल मॉस्किटो कभी भी हमारे ब्लड को सक कर ही नहीं पाएगी। और इसीलिए फीमेल मॉस्किटोस अपने प्रोबॉसिस को इंजेक्ट करने के साथ साथ एक यूनिक केमिकल को भी हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती हैं, जिसको कि एंटीकोगुलेंट के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ही केमिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और उस केमिकल से फाइट करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट में WBC को उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ भेजना शुरू कर देता है। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों जैसे ही हमारे WBC इस केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं, एक रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बॉडी के उस पर्टिकुलर एरिया में खुजली होना शुरू हो जाती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाती है जहां पर हमारे WBC को बहुत बड़े अमाउंट में उस केमिकल से फाइट करके उसे खत्म करना पड़ता है, जिसके चलते हुए हमें वहां पर स्वेलिंग भी महसूस होने लगती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने बॉडी पर किसी भी प्रकार की मॉस्किटो की इचिंग या फिर स्वेलिंग को देखें तो समझ जाइएगा कि वहां पर मॉस्किटो के उस केमिकल और आपके बॉडी के WBC के बीच टकरार चल रही है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बहुत से देशों के अजीबोगरीब रिचुअल्स तो दिखाए हैं और उसी की तस्वीर दोस्तों आज मैं आपको स्कॉटलैंड का एक प्री वेडिंग रिचुअल भी दिखाने वाला हूं। असल में दोस्तों इस रिचुअल का नाम ब्लैकनिंग ऑफ कपल है, जहां पर एंगेजमेंट और शादी के बीच के टाइम पीरियड में ब्राइड और ग्रूम दोनों की ही साइड के रिलेटिव्स सिटी में सबके सामने उनको चॉकलेट, एग्स, ब्रेड, फेदर और अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हुए उनकी पूरी ही बॉडी को कुछ इस तरीके से बिगाड़ देते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिचुएशन में अननोन पर्सन भी पूरे ही पैशन के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पर आसपास से गुजर रहे लोग इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए कपल्स को और ज्यादा गंदा कर देते हैं। असल में दोस्तों स्कॉटलैंड के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर इस टाइम पीरियड में किसी भी ग्रूम या फिर ब्राइड को पब्लिकली कुछ इस तरीके से उनकी बॉडी को गंदा किया जाएगा तो आगे चलकर उनकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए स्कॉटलैंड में कुछ इस प्रकार के अजीबोगरीब प्री वेडिंग रिचुअल को मनाया जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग रिचुअल के बारे में जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कोटार्ड डिल्यूजन नाम का एक बेहद ही रेयर मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें सस्पेक्ट को ऐसा लगता है कि वो या तो पूरा खुद या फिर उसकी बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट जिंदा है ही नहीं। असल में दोस्तों ये मेंटल डिसऑर्डर कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और एक्सट्रीम डिप्रेशन की वजह से होता है, जिसमें सस्पेक्ट के ब्रेन का वो पार्ट जो हमें ये रियलाइज कराता है कि हम एक लिविंग ह्यूमन है, वो प्रॉपर तरीके से काम करना ही बंद कर देता है। और उस सिचुएशन में उस इंसान को ऐसा लगता है कि मानो उसकी बॉडी में ना ही ब्लड है और ना ही वो प्रॉपर तरीके से जिंदा है। साधारण शब्दों में अगर इस चीज को समझा जाए दोस्तों तो उस कंडीशन में सस्पेक्ट अपने आप को ही एक ज़ॉम्बी समझने लगता है। एंड अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस चीज का मेडिकल साइंस पर अभी तक कोई भी इलाज मौजूद नहीं है और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस मेंटल डिसऑर्डर को काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 4। आपने हेयर ड्रायर को काम करते हुए तो जरूर देखा होगा। बेसिकली दोस्तों कोई भी हेयर ड्रायर बाहर से ठंडी हवा को सक करके अपने कॉइल्स के थ्रू गर्म करके उसको आगे की तरफ से थ्रो कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा एनिमल भी मौजूद है जो सिर्फ इसी पैटर्न को बेहद ही नेचुरल वे में ठंड में अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए भी करता है। असल में दोस्तों इस एनिमल का नाम मंगोलियन सेगा है, जो अपनी इस अजीब सी और काफी बड़ी नोज के लिए काफी ज्यादा फेमस होते हैं। असल में दोस्तों इन सेगास की नाक के अंदर एक बेहद ही नेचुरल एयर हीटिंग सिस्टम होता है, जिसके थ्रू जैसे ये बाहर से ठंडी हवा को सक करते हैं, इनके नोज में मौजूद मसल्स उस हवा को बॉडी हीट का यूज करते हुए तुरंत ही गर्म कर देती है, जिसके बाद जैसे ही वो एयर इनकी बॉडी के अंदर जाती है वो इनकी बॉडी को ठंड में और ज्यादा गर्म कर देती है। और यही वो कारण है दोस्तों जिसके चलते हुए इन सेगास को दुनिया के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब एनिमल्स में से भी एक एनिमल माना जाता है, जो सिर्फ अपनी नोज का इस्तेमाल करते हुए ही बहुत बड़े अमाउंट में एयर को गर्म कर देते हैं। फैक्ट नंबर 3। आप सभी ने मार्वल के फेमस कैरेक्टर हल्क को तो जरूर देखा होगा, जिसे बेसिकली कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर का कॉमिक्स और या फिर मूवीज में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टैन ली जिन्होंने इस कैरेक्टर को अपने कॉमिक वर्ल्ड में एंट्री दी थी, उन्होंने इस कैरेक्टर को ग्रे कलर का बनाया था। बट आगे चलकर एक दिन इंक प्रॉब्लम की वजह से ये कैरेक्टर कॉमिक में कुछ इस तरीके का ग्रीन कलर में प्रिंट हुआ, जिसे देख स्टैन ली काफी ज्यादा इंप्रेसिव हुए और इसीलिए आगे चलकर जब इस कैरेक्टर को कॉमिक्स में और ज्यादा सुपर पावर पाकर इंप्रूव होता हुआ दिखाया गया तो इस कैरेक्टर के कलर को भी चेंज कर दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि आजकल हमें और आपको जो हल्क ग्रीन कलर का नजर आता है, हकीकत में वो कुछ और नहीं बल्कि इंक प्रॉब्लम की वजह से दुनिया के सामने आया था।
फैक्ट नंबर 2। दोस्तों अगला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि विश्व भर में फैली हुई महामारी से लड़ने के लिए जापान ने अभी हाल ही में कुछ इस तरीके के ह्यूमन कंट्रोल्ड एआई रोबोट्स को बनाकर तैयार किया है। असल में दोस्तों इन रोबोट्स को जापान में स्पेशली हॉस्पिटल्स की क्लिनिक्स और बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर और मॉल्स में सामानों को लोड और अनलोड करने के लिए स्पेशल तौर से कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया है कि इन रोबोट्स को 8 किलोमीटर दूर एक रूम में बैठे हुए इंसान के हैंड और बॉडी गेस्चर का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ इस तरीके के रोबोट्स हमें हमारे देश में भी देखने को मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आपने इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वीडियो क्लिप्स देखी होंगी जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर पानी की बूंदों को हवा में कुछ इस तरीके से बेहद ही जादुई वे में लटकाया जाता है। लेकिन क्या ये वास्तव में कोई जादू है या फिर इसके पीछे भी साइंस मौजूद है? असल में दोस्तों ऐसा होता है लार्जर एक्यूस्टिक साउंड वेव्स की वजह से। असल में दोस्तों जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर साउंड प्रोड्यूसिंग सिस्टम किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करता है तो वो साउंड हवा में एक सर्टेन पैटर्न में फ्लो करती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये पैटर्न भी चेंजेबल होता है। यानी कि अगर आप किसी भी सॉन्ग को सुन रहे हैं और उस सॉन्ग में अचानक से ही कोई भी ड्रॉप या फिर बीट आ जाती है तो उस ड्रॉप या फिर बीट के अकॉर्डिंग ही साउंड वेव्स अपने स्ट्रक्चर को भी चेंज कर लेती हैं। तो अगर किसी भी तरीके से उन साउंड वेव्स को ज्योमेट्रिकली किसी ऐसी शेप में फॉर्म कर दिया जाए कि वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर ट्रेवल करें तो इस ओवरलैपिंग के बीच कुछ ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जो किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बेहद ही आसानी से अपने ऊपर स्टेबल कर सकते हैं। और यही हो रहा है इन वीडियो क्लिप्स में, जहां पर सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी एक्यूस्टिक वेव्स को ज्योमेट्रिकली इस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है कि वो एक सर्टेन दूरी पर ओवरलैपिंग की वजह से इन ऑब्जेक्ट्स को कुछ इस तरीके से हवा में जादुई वे में फ्लोट करा देती है। एंड क्योंकि ये साउंड वेव्स काफी ज्यादा हाई पिच्ड होती हैं तो ये हमें कभी भी सुनाई नहीं देती हैं एंड दूर से देखने पर हमें कुछ ऐसा लगता है कि मानो ये कुछ जादुई वे में ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहे हैं। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली साइंस भी जानते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो को नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक हिस्ट्री मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।